नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखे अब आप तैयारी। और हमारे साथ आज शो में शामिल हो रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनसे समझेंगे कल के लिए बाजार पर रणनीति। साथ ही खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ जी, करते हैं आपका शो में स्वागत। और पूरी रिसर्च टीम से भी समझेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल। वरुण से जानेंगे बाजार का हाल, एसबीआई कार्ड का मूड क्यों है बिगड़ा। अम्बरीश हमें बताएंगे चिप मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टर डोज। कुशल से हम जानेंगे आरबीआई की सख्ती का एनबीएफसीज पर क्या होगा असर। और मानसी हमें बताएंगे क्यों फोकस में है नायका। लेकिन बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार का आज का मूड कैसा रहा समझते हैं। हमने देखा शेयर बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट पर ही बंद हुए। निफ्टी और बैंक निफ्टी 100 अंक फिसले तो सेंसेक्स में 325 अंकों की गिरावट देखी गई। सेमीकंडक्टर योजना को कैबिनेट की मंजूरी से ऑटो शेयरों में तेजी तो रही, लेकिन अन्य सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में ही जाकर आज बंद हुए। तो ये तो रहा बाजार का हाल। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से कैसे आंकड़े सामने देखने को मिले समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से एक बार फिर से बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 3,407 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 1,553 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज मुनाफा वसूली क्यों हावी हुई। लगातार तीसरे दिन इस हफ्ते भारतीय बाजारों में जबरदस्त उतार चढ़ाव दिखा और आज तो संकेत दुनिया भर के बाजारों से हल्की सुस्ती के, हल्की कमजोरी के थे और बाजार खुले भी वैसे ही। और खुलने के बाद थोड़ा और फिसलते नजर आए और उसके बाद 17,200 के आसपास निफ्टी पहुंचा, वहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया। 36,800 के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। उसके बाद पूरे दिन भर छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे कारोबार करते हुए दिखे। एक बार बेहतरीन रिकवरी मिड सेशन में आई, 17,300 के पार निकलता हुआ दिखा निफ्टी। लोअर लेवल से 100-125 पॉइंट की रिकवरी और बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी 250-300 पॉइंट की देखने को मिली। लेकिन आखिरी आधा घंटा बाजार पर फिर भारी पड़ा और वहां से तेज बिकवाली होती दिखी और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास 17,200 के बेहद नजदीक 100 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 36,800 के आसपास 100 अंकों के नुकसान के साथ क्लोजिंग होती दिखी और सेंसेक्स 300 पॉइंट लुढ़क गया। आज जिस वजह से कमजोरी हुई उसकी सबसे बड़ी वजह एक एफआईआईज की तरफ से फिर से तेज होती हुई बिकवाली। कल के सेशन के आंकड़े भी खराब थे और लगातार 2 दिनों से एफआईआईज ने अपनी बिकवाली का दबाव बढ़ाया है, तो इस वजह से बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए। दूसरा कारण यह था कि आज फेड की 2 दिनों की बैठक चल रही है अमेरिका में। आज दूसरा दिन है और आज फेड जो कुछ भी डिसीजन लेगा, चाहे ब्याज दरों को लेकर हो चाहे टैपरिंग को लेकर, उसका असर कल दुनिया भर के बाजारों पर पड़ेगा। तो गैप से ऊपर या नीचे खुलने का एक डर जो है उसके चलते भी ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन काफ़ी हल्की की है। तकनीकी तौर पर बाजार थोड़े से कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं, वो भी एक कारण था जिससे भी बाजार में थोड़ा सा नुकसान होते हुए दिखा। तो ये सारे कारण मिलकर बाजार पर दबाव बनाते हुए दिखे। न सिर्फ आज इंडेक्स में बल्कि बॉन्ड मार्केट में कई सारे साइड स्टॉक्स पर काफ़ी ज़बरदस्त आज बिकवाली का प्रेशर दिखा और ये सब तब हुआ है जब कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी है। तो कह सकते हैं लगातार 3 दिन भारतीय बाजारों के लिए इस हफ्ते के बेहद मुश्किल भरे रहे और बाजार ग्लोबल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी से, खबरों से और साथ ही एफआईआईज की बिकवाली से जूझ रहा है और मुश्किल से 17,200 को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिख रही है। चलिए, आज के बाजार पर खास टिप्पणी तो समझी, लेकिन अब कल के बाजार का हाल जानने से पहले हम समझना चाहेंगे आज के खास मेहमान सिद्धार्थ सिडानी से। सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहेंगे मुनाफा वसूली बाजार पर हावी और साथ ही बाजार पर दबाव भी आज देखने को मिला। आपकी बाजार पर क्या राय है? मूड, माहौल बाजार का आपको कैसा लग रहा है? साथ ही कल के लिए इंट्राडे अगर किसी को खरीदारी करनी हो तो आपकी पिक और पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे? गुड इवनिंग स्वाति। सबसे पहले बाजार की अगर बात कर ले तो बाजार ऐसे रेंज बाउंड ही रहेगा, मिले जुले संकेत रहेंगे बाजार में। सबसे बड़ी चीज जो फेड की बैठक हो रही है, इसका जो आउटकम आएगा वो सारे बाजारों में इंक्लूडिंग इंडियन बाजार में इंपैक्ट देखने मिलेगा। मैं मानता हूं टेपरिंग कहीं ना कहीं थोड़ी और बढ़ा सकते हैं, हो सकता है ब्याज दर कब से बढ़ाए उसकी एक गाइडलाइंस आ जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन 40 साल के उच्च स्तरों में है, तो ये चिंता का विषय है फेड के लिए। तो यहाँ पे बाजार एक उठापटक का माहौल रहेगा पूरा दिसंबर का महीना। मीडियम टर्म हो सकता है वोलेटाइल रहे मार्केट, बट लंबी अवधि के लिए ये समय है और मौका है सही स्टॉक
चुनने का और खरीदने का। BTST के हिसाब से कल के लिए अगर कोई स्टॉक बताऊं तो हिंदुजा ग्लोबल पे खरीदारी की राय है। टारगेट होगा 3220 का और स्टॉप लॉस होगा 3120 का। अगर मैं पोजिशनल बात करूं आने वाले 2 से 3 महीने के लिए, तो पोजिशनल में एक स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो है CDSL। CDSL एकमात्र डिपॉजिटरी है भारत की जो लिस्टेड है और बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर, अकाउंट एडिशन, जिस हिसाब से कैपिटल मार्केट में हमने ग्रोथ देखी है, CDSL में अकाउंट और बढ़ते जाएंगे। मुझे लगता है CDSL को खरीदना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1300 रुपए का और टारगेट रखना चाहिए 2100 रुपए का। 2100 CDSL पे सबसे बेहतरीन। अगर बाजार में ग्रोथ रहेगी तो CDSL डेफिनेटली ग्रो करेगा। और ये ना भूलें, IPO मार्केट सुर्खियों में है, तो CDSL में तो अकाउंट खुलते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, तो सिद्धार्थ सिडानी की राय इंट्राडे हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस में खरीदारी की सलाह, तो वहीं पोजिशनल व्यू CDSL में रखने की सलाह। सिद्धार्थ से बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन कुछ जरूरी खबरों का भी रुख कर लेते हैं और ये जरूरी खबर है ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई, क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बताएं, कैबिनेट ने दरअसल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है और इस खबर के बाद ऑटो शेयरों में हमने देखा जोरदार तेजी देखी गई। खासतौर पर कमजोर बाजार में भी हमने देखा मारुति, M&M, टाटा मोटर्स जैसे जो शेयर थे 1 से 1.5% ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। असल में आज सरकार ने अगले 6 साल में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए 76,000 करोड़ रुपए का PLI देने का ऐलान किया है और सरकार ये स्कीम उस वक्त ला रही है जब पूरी दुनिया चिप की सप्लाई के संकट से जूझ रही है। अब सरकार को सेमीकंडक्टर PLI पॉलिसी से बहुत उम्मीदें हैं। साथ ही मंत्री बनने के बाद अपने पहले टीवी इंटरव्यू में IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 15 से 20 कंपनियों के प्रस्ताव कुछ महीनों में ही मंजूर हो जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं उनसे ये एक्सक्लूसिव बातचीत। कुछ बड़े प्लेयर्स और कुछ बड़े नाम, उनसे आई एम श्योर आपने बातचीत की होगी, उनसे समझा होगा उनको और क्या चाहिए, तो किस तरीके की कमिटमेंट्स दिख रही हैं इन टर्म्स ऑफ बिग नेम्स दैट आर रेडी टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया? बहुत बिग एंड स्मॉल। अच्छा, कंपाउंड सेमीकंडक्टर वाला जो इकोसिस्टम है उसमें छोटा इन्वेस्टमेंट होता है और छोटे छोटे प्लांट्स लगते हैं, तो वी हैव नॉट निगलेक्टेड देम। हमें छोटे छोटे जो हमारे प्लेयर्स हैं उसके लिए भी करीब हमारा अंदाज़न है कि कम से कम 15 से 20 तो तुरंत ही उसमें अप्रूव हो जाएंगे और लगना चालू हो जाएंगे आगामी महीनों में। अच्छा, नॉट ईयर्स, है महीनों में, आगामी महीनों में चालू हो जाएंगे, राइट। उनके लिए भी इसमें पूरी व्यवस्था की गई है, प्लस पैकेजिंग। आप देखो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी एक देश ने कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, पकड़ बनाई। उन्होंने सबसे पहले पैकेजिंग का काम चालू किया और पैकेजिंग को 100% ले लिया किसी भी तरीके से। उसके बाद में धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते गए। तो आज पैकेजिंग इंडस्ट्री, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और डिज़ाइन, ये तीन में बहुत छोटे छोटे खूब सारे स्टार्टअप्स होंगे। उन स्टार्टअप्स खूब सारे, करीब 100 के आसपास स्टार्टअप्स होंगे डिज़ाइन में। 100 के आसपास स्टार्टअप्स हम लोग अभी से वी आर इन प्लानिंग स्टेज और बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे। उसमें से कम हमें आशा है 100 में से कम 10 या 12 ऐसे होंगे जो कि ग्लोबल लीडर्स बनेंगे। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग से कैसे बदलेगी भारत की तस्वीर? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए इकोसिस्टम बनाने के लिए सरकार की तैयारी क्या है? स्पेक्ट्रम नीलामी की कैसी है तैयारी? तमाम मुद्दों पर हमने IT और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की है, जिसकी एक झलक अभी आपने देखी, लेकिन पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं। जरूर देखिए आज रात 9 बजे जी बिजनेस पर। आइए अब SBI कार्ड की खबर का रुख कर लेते हैं। हमने देखा है कि SBI कार्ड में काफी बड़ी गिरावट देखी गई है। इनफैक्ट अप्रैल 2021 के बाद पहली बार 900 रुपए के नीचे शेयर फिसला है। आखिरकार SBI कार्ड का मूड बदलने के पीछे रीजन क्या है? वरुण के पास है पूरी जानकारी। वरुण बताइए, SBI कार्ड क्या है यहाँ पर जानकारी आपके पास? मूड क्यों खराब है? डेफिनेटली देखिए, पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे ना तो करीब 12% के आसपास की गिरावट जो है वो SBI कार्ड्स में आ चुकी है। और आपने जैसे कि कहा कि अप्रैल 2021 के बाद पहले बार ये 900 के नीचे गया है। मूड बिगड़ने का एक बड़ा कारण है MDR यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब MDR क्या होता है? बेसिकली अगर आप कहीं भी जाते हैं और क्रेडिट कार्ड से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर एक चार्ज लगाया जाता है जो मर्चेंट रहता है, यानी कि जिससे आपने खरीदा है उस पर। और ये चार्ज दरअसल ये कार्ड कंपनीज को जाता है। फिलहाल इंडिया में अगर आप देखेंगे तो करीब 2 से 3.5% के आसपास का चार्ज जो है वो लगाया जाता है।
आरबीआई अगले महीने एक डिस्कशन पेपर लाने वाला है जिसमें ये एमडीआर यानी कि जो चार्जेस लगाए जाते हैं उसमें कटौती की बात की जा रही है और इसी की वजह से एसबीआई कार्ड्स में आपने देखा कि गिरावट हो रही है। दरअसल मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है जिसमें माना जा रहा है कि हो सकता है कि एमडीआर में करीब 10 से 20% के आसपास की कटौती जो है वो की जाएगी। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो डेबिट कार्ड जो 2 लाख के नीचे के आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर वैसे भी एमडीआर नहीं होते, लेकिन 2 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स पे होते हैं और इनसे ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां काफ़ी बड़ा पैसा जो है वो कमाती है। अगर इनमें कटौती की गई तो मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि एसबीआई कार्ड्स के अर्निंग्स में करीब 8 से 17% के आसपास की गिरावट आ सकती है और आरओए और आरओई में करीब 20 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट आ सकती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट ईपीएस पे पड़ेगा। और इसी के लिए आपने देखा इस खबर के बाद ये जो स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स का उसमें लगातार गिरावट देखने मिल रही है, 900 के नीचे जा चुका है और 5 दिनों में करीब 11-12% के आसपास की गिरावट जो है ये स्टॉक दिखा चुका है। चलिए, तो साफ हो गया एसबीआई कार्ड क्यों फिसला। जानकारी देने के लिए वरुण आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और एनबीएफसीज के लिए आरबीआई ने नए निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश क्या है, समझते हैं पूरी खबर कुशल गुप्ता से। कुशल, जरा बताएं एनबीएफसीज के लिए कैसा फ्रेमवर्क और आरबीआई की सख्ती क्या है? जी, तो एनबीएफसीज के लिए एक अहम खबर का डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है, जहां पर 1 अक्टूबर 2022 से एनबीएफसीज के लिए पीसीए फ्रेमवर्क जो है वो लागू होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट मार्च 2022 या फिर उसके बाद जो भी एनबीएफसीज की वित्तीय स्थिति रहेगी, जो फाइनेंशियल कंडीशन रहेगी, उसको ध्यान में रखकर इनको पीसीए में या तो लाया जाएगा या फिर ये पीसीए से बाहर जो है रिटेन होती हुई नजर आ सकती हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब तक केवल जो है बैंक्स के लिए ये पीसीए फ्रेमवर्क लागू हुआ था, पर अब जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में एनबीएफसीज को लेकर स्पेसिफिकली दिक्कतें आई हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर, उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एक नए पीसीए फ्रेमवर्क जो कि एनबीएफसीज के लिए लागू होता हुआ दिखेगा वो ये लेकर आए हैं। इनफैक्ट इसके तहत काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एसेट क्वालिटी या फिर लेवरेज पोजीशन, उन सभी पैरामीटर्स को मॉनिटर किया जाएगा और उसके तहत ये डिसीजन लिया जाएगा कि इस कंपनी को या इस एनबीएफसी को पीसीए में लाना चाहिए या फिर नहीं। इनफैक्ट ये जो पीसीए फ्रेमवर्क बना है ये हर 3 साल में रिव्यू होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स की भी राय इस फ्रेमवर्क पर आती हुई नजर आई है, जिसमें एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो पीसीए फ्रेमवर्क है इसकी टाइमिंग से एनबीएफसीज की चिंता जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। इनफैक्ट जो 12 नवंबर को सर्कुलर आया था उसके बाद उसके साथ साथ अगर आप पीसीए फ्रेमवर्क को भी जोड़ लें तो इससे कंपनीज जितनी भी एनबीएफसीज हैं उनकी लेंडिंग पर बड़ा असर होने की संभावना लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो इम्पैक्ट है पीसीए फ्रेमवर्क का एनबीएफसीज पर वो साफ तौर पर आगे चलकर नजर आ सकता है, क्योंकि जो क्राइटेरिया, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी इस फ्रेमवर्क के तहत एनबीएफसीज पर, वो कहीं ना कहीं इनकी लेंडिंग कैपेसिटी पर इम्पैक्ट हो सकता है और खासकर जो एसेट क्वालिटी है वहां पर कंपनीज को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ओवरऑल इसी वजह से आज सारी की सारी एनबीएफसीज जो है वो फोकस में रही, क्योंकि पीसीए फ्रेमवर्क जो है अब एनबीएफसीज के लिए भी आता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया कुशल पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और नायका काफी ज्यादा फोकस में है। क्या है नई स्ट्रैटेजी, किस करार की यहां पर बातचीत चल रही है, इस पर पूरी जानकारी लेते हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे से। बताइए मानसी, क्या है नायका की नई स्ट्रैटेजी? जी बिल्कुल, देखिए ई कॉमर्स शॉपिंग एक्सपीरियंस में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आप जल्दी ही देखेंगे, क्योंकि नायका जो है कई सारे डील्स और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं और कई सारी क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हैं। ठीक ऐसी एक चीज़ मैं आपके सामने, इनफैक्ट 2 चीज़ें आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहला, कंपनी ने भारतीय ग्राहकों के लिए लॉरियल की AI पावर्ड टेक्नोलॉजी मॉडिफेस को लॉन्च कर दिया। जी हाँ, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी, आपको बता दें इस टेक्नोलॉजी से नायका के ग्राहक जो हैं वो मोबाइल और ऐप के जरिए वेबसाइट पर लॉरियल के जो वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें टेस्ट कर पाएंगे और उसके बाद खरीदने का विकल्प उन्हें मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके लिए एक अलग ही तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ग्राहकों को वर्चुअल ट्राई ऑन एक्सपीरियंस मिलता हुआ दिखेगा इससे। एडवांस फेस ट्रैकर एल्गोरिदम का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रही हूँ, जिससे रियल टाइम और ट्रू टू व्यू, एक ट्रू टू लाइफ व्यू आपको देखने को मिलेगा। जो भी आप देख रहे हैं वो एकदम रियल टाइम होगा और जिस भी कॉस्मेटिक को आप यूज़ कर रहे हैं, सीधे तौर पे यही बात है कि अगर आप कोई लिपस्टिक शेड यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप खरीदने से पहले ऑनलाइन आपके फेस पर कैसा दिखेगा ये आप देख पाएंगे इस एल्गोरिदम, इस टेक्नोलॉजी के बल पर। आपको बता दें एल्गोरिदम
एल्गोरिदम जो है वो फीचर्स को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद राइट कॉस्मेटिक को राइट स्किन टाइप पर अप्लाई करने का काम करेगा, और इससे आपको ठीक अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी चीज़ या कौन सा प्रोडक्ट है जो कि आप पर बिल्कुल मैच करेगा या आप पर सूट करेगा। इस नई तकनीक का फायदा क्या है? सेफ्टी और हाइजीन का ध्यान रखा गया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दिया है। और अब इस तरह के प्रोडक्ट्स जो कि लोग ज़्यादातर जाकर ट्राई करके ही, टेस्ट करके ही लेना पसंद करते हैं, इन्हें भी इस सिचुएशन में या इस तकनीक में लेकर आ गया है कि आप उन्हें ऑनलाइन खरीद देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद खरीद सकते हैं। ग्राहकों को नया शॉपिंग एक्सपीरियंस इससे मिलेगा। नई तरह की चीज़ें ग्राहक पसंद करते हैं और ये भी पसंद करेंगे ही। एक बार शुरू करेंगे, उसके बाद अगर सूट कर जाएगी तो कंटिन्यू भी करेंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट की एक बड़ी रेंज मिलेगी क्योंकि ऑनलाइन है, जो भी प्रोडक्ट रेंजेस है सब कुछ आपको वहां पर उपलब्ध होगा। नायका की एक और नई डील है जो कि ताज़ा यहाँ पर सामने आई है। यूके की कंपनी एलिमिस के साथ कंपनी ने करार किया है। ऐप पर स्किन केयर प्रोडक्ट बेचने के लिए करार किया गया है, जिसके चलते ये दूसरी बड़ी डील है। कह सकते एक ही दिन में दो बड़ी खबरें यहाँ पर हमारे सामने आई हैं और इसी के चलते पिछले दिनों हमने देखा है ब्रोकरेज के रडार पर भी नायका जब से लिस्ट हुआ है तब से ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रडार पर है। यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट का कहना है कि खरीदारी की राय यहाँ पर इनिशिएट कर रहे हैं वो। जब इन्होंने इनिशिएट की थी राय 2750 के टारगेट्स तब दिए थे। तो आप देख सकते हैं कि नायका के फिलहाल जो मार्केट प्राइस है उससे भी काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी टारगेट यूबीएस की इस रिपोर्ट में दिए गए और इसी से कन्विक्शन भी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया मानसी आपका और ज्यादा जानकारी देने के लिए नायका के शेयर पर। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रखे खास तैयारी और स्पेशली वीकली वायदा एक्सपायरी के दिन बाजार में अहम लेवल्स क्या होंगे। कल का सेशन भारतीय बाजारों के लिए मेक और ब्रेक वाला हो सकता है। उसकी बड़ी वजह है कि अमेरिकी फेड के फैसले के बाद ग्लोबल मार्केट्स का रुझान कल सुबह आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं आज हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 30-40 पॉइंट ऊपर थे, नैस्डैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे थे, तो हल्के फुल्के एक्शन में दिख रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका में क्या होगा ये अहम होगा। सुबह डाउ फ्यूचर्स हम देखेंगे, उसके दम पर हमें ओपनिंग मिलेगी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये 16,900 17,000 बाजार के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर हम गैप से नीचे खुलते हैं तो, और गैप से ऊपर खुल जाते हैं तो 17,400 और 17,500 की रेंज वो रेंज है जहाँ पर ज़बरदस्त बिकवाली है। तो ब्रॉडली आप कह सकते हैं कि फेड की जो पॉलिसी के एक दिन पहले बाजारों के लिए जो रेंज निकल कर आ रही है नीचे की तरफ 17,000, ऊपर की तरफ 17,400, इस रेंज के किसी और एक और बाजार जब बंद होने की कोशिश करेंगे तो बड़ा और नया डायरेक्शन आपको शायद मिलता हुआ नजर आए। तो फेड की बैठक बाजार का मूड माहौल बना सकती, एटलीस्ट कल सुबह क्लोजिंग वहाँ से मिलेगी, ओपनिंग वहाँ से मिलेगी। और क्लोजिंग के वक्त कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी है और उस पर आपको नजर रखनी है किन लेवल्स पर कल एक्सपायरी होती हुई दिखती है। बैंक निफ्टी भी लगातार 37,000 के आसपास रुकने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आने की संभावना बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर भारतीय बाजारों के लिए जो है वो एफआईएस की बिकवाली। देखते हैं आज के सेशन में भी अगर बिकवाली के भारी भरकम आंकड़े आपको नजर आते हैं तो फिर अगर फेड का फैसला अच्छा भी आए तब भी बाजार थोड़े से ऊपर की तरफ दबाव में दिख सकते हैं। एक अच्छी बात जो भारतीय बाजारों के लिए कल हो सकती है वो है हल्के बाजार। पुट कॉल रेशियो 0.8 के आसपास है, पोजीशंस काफ़ी हल्की हो चुकी है, शॉर्ट्स काफ़ी बन चुके हैं। और ऐसे में अगर कहीं कोई किसी तरह का फेड का डिसीजन ग्लोबल मार्केट्स को पसंद आ जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली बाजारों में बन सकती। तो बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन कल का होगा, उसके लिए रहिए तैयार। चलिए कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी समझी। आइए अब लंबी अवधि की खरीदारी की स्ट्रैटेजी जानते हैं। सिद्धार्थ आपके पास आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म किसी को खरीदारी करनी हो तो आपकी फेवरेट पिक कौन सी? देखिए स्वाति, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई स्टॉक खरीदना हो तो मैं सलाह दूंगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक टायर बनाने की कंपनी है, बट ऑफ रोड टायर बनाती है, ट्रैक्टर्स, हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, इसके टायर्स बनाती है। पिछले क्वार्टर के जो नतीजे गए, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम देखा गया ये क्वार्टर में। डिमांड बहुत स्ट्रांग है सारे ही सेगमेंट से और रीजन से, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वगैरह बहुत दमदार करती है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। FY22 में मतलब यानी ये साल 26% के वॉल्यूम में बढ़ोतरी देख सकते हैं। एडिशनली FY23 और 23 में भुज और वालुज प्लांट में कैपेसिटी बढ़ाने की भी योजना है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की। कैपेसिटी बढ़ा रही है, वॉल्यूम दमदार है और प्राइजेस अब बढ़ाने की योजना है जनवरी 2022 में।
तो ये प्राइसेस बढ़ने से और मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का खरीदारी की राय है 1 साल के पर्सपेक्टिव से 3196 3996 का टारगेट। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। आइए सीधे बातचीत करते हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में पिछले 3-4 दिनों से बिकवाली देखने को मिली है, बट सेलेक्टिव काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट बाजार में देखने को मिल रहा है। तो 2 ट्रेड रहेंगे, एक बाय साइड और दूसरा सेल साइड। पहला ट्रेड रहेगा सन फार्मा का, 780 का कॉल लेने की सलाह रहेगी, 16 रुपए के आसपास चल रहा है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 27 रुपए तक के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। और दूसरा ट्रेड रहेगा बजाज फाइनेंस का, जहाँ पे वीकनेस बनी हुई है। हमारा मानना है कि नीचे में लगभग 6600 तक बिकवाली बननी चाहिए, तो 6800 का पुट लेना चाहिए जो 160 के आसपास चल रहा है। 110 का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि बजाज फाइनेंस का जो 6800 का पुट है वो आपको लगभग 250 रुपए तक का टारगेट दिखा सकता है। जी बहुत शुक्रिया चंदन जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल के शो में बस इतना ही।